हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्ती से आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। तो चलिए आज आपको मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर में ध्यान दीजिए। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको 12th में जो है ना, ये आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 12th में कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का। ये दोनों मिलाकर के आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इससे आपको 17 मार्क्स का रहेगा 12th में, जो कि ऑप्टिक्स मैं स्टार्ट कर चुका हूं। आज चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है पहले उसको देखेंगे डिटेल से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो 4 होता है दोस्तों। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। यानी स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोला जाएगा? इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जो चार्ज रेस्ट में होगा उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यानी इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। देखिए, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं सब कुछ हेडिंग में ही छिपा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। यानी जो दोस्तों रेस्ट में चार्ज होगा ना, उसी का ये स्टडी करेगा। यानी जो चार्ज रेस्ट में होगा उससे रिलेटेड जितना भी फिजिकल फिनोमेनन होगा उसी का ये स्टडी करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? जो चार्ज रेस्ट में होता है। यानी स्टैटिक चार्ज के बारे में ही हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। यानी जो चार्ज रेस्ट में होता है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऐसे मैंने फिजिक्स का डिफिनीशन आपको मैंने 11th में बहुत डिटेल बताया था, 3-4 डिफिनीशन बताया था। और सबसे बेस्ट डिफिनीशन आया था, सबसे छोटा, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। और ये डिफिनीशन कहाँ से आया था? फिजिकल क्वांटिटीज से आया था। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है दोस्तों? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ 11th में। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? यानी ऐसा क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं। The quantities which can be measured, are called physical quantities. यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वही क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। जैसे में आप देख सकते हैं किसको किसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे में मास को मेजर कर सकते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, etc। नहीं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। टाइम को मेजर कर सकते हैं, 5 o'clock, 6 o'clock। यदि यह टाइम को मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे आपको पता होगा कि 4 बजे क्लास है, 5 बजे क्लास है? ये मेजर कर सकते हैं तभी तो बता सकते हैं। क्लियर है ना? और बताइए, स्पीड मेजर कर सकते हैं। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। तो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है कि गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये आप बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। स्पीड को मेजर कर सकते हैं। और क्या मेजर कर सकते हैं?
फोर्स को मेजर कर सकते हैं, 5 न्यूटन 6 न्यूटन नहीं। और क्या मेजर कर सकते हैं? मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। बहुत है, कितना लिखिएगा। ईटीसी का मतलब ऐसा ऐसा और भी होगा। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इसको भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, डिग्री सी में कर सकते हैं, केल्विन में कर सकते हैं, नहीं क्लियर है? या किसी को फीवर आता है तो फ़ारेनहाइट स्केल लगाते हैं, तो उस पर फ़ारेनहाइट में आप मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो इसको भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, तो फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, रैंकिन में कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्केल से आप मेजर इसको कर सकते हैं। किसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। या किसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं ये बता सकते हैं क्या? जैसे सिंपल सोचिए ना, ये मान लेते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो कितना 250 ग्राम, यार इसको नहीं बता सकते हैं, केवल बस ओनली फील कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा स्मार्ट है, इसको आप मेजर कर सकते हैं क्या? ज़्यादा सुंदर है, इसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते। कौन कितना ब्लैक है, इसको भी आप मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे में ब्यूटी हो गया, ब्लैकनेस हो गया, स्वीटनेस हो गया, ईटीसी बहुत है, कितना लिखिएगा। फैटनेस भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मोटापा को मेजर कर सकते हैं। यार कैसे मेजर कर सकते हैं? यही बोलिएगा ना कि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का वेट है 40 केजी और दूसरे का है 60 केजी, तो क्या बोलिएगा? 20 केजी ज़्यादा मोटा है, ऐसा बोलते हैं क्या? आज तक सुने हैं ऐसा? कभी नहीं सुने। उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 20 केजी मास ज़्यादा है। तो मास को तो यार अभी मैंने बताया कि मेजर कर सकते हैं, मेजर मास को मेजर आप कर सकते हैं, लेकिन मोटापा को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। वो तो मास न बता रहे हैं कि 20 केजी ज़्यादा मास है, ऐसा थोड़े कोई कहता है कि 20 केजी हमसे ज़्यादा मोटा है, ऐसा सुने हैं क्या? और नहीं सुने हैं और नहीं होगा ऐसा। तो कोई इस तरह नहीं बोलेगा कि हमसे 20 केजी ज़्यादा मोटा है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो यहां से एक डिफिनीशन फिजिक्स का आया था, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ऐसा इसलिए कि फिजिक्स से हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स से क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स से होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इसलिए फिजिक्स को एक लाइन में डिफाइन किया जाता है, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ऐसे मैंने 11th में कई डिफिनीशन इसका आपको मैंने बताया था। और देखिए कहीं भी आप डिफिनेशन को लिखिए ना, जैसे आप मान लेते हैं कि आपका 12th में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो डिफिनेशन ऐसा लिखना है कि उसको एकदम स्टैंडर्ड बना करके लिखना है। जितना ही स्टैंडर्ड बना करके लिखिएगा उतना ही आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आपको किस तरह मार्क्स अच्छा उठाना है ये टाइम टू टाइम हमेशा आपको मैं बताते जाऊंगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, इधर आपको मैंने ये भी बताया था, फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। इधर आपको बताया था मैंने पहले ऑप्टिक्स जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक, ये मेरा 12th का कोडिंग रहेगा। और जितना में ये मारेंगे ना उसी के अंदर 12th में पूछेगा। चाहे आप ICSE बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कहीं का भी इसके अंदर पूछेगा। क्लियर है? तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। यार आप खुद समझिए, 11th 12th करने के बाद मान लेते हैं किसी को IIT करना है, किसी को नीट करना है। क्लियर है? तो IIT नीट का
जैसे मान लेते हैं कि आईआईटी से एक सिविल इंजीनियर बन रहा है, क्लियर है ना, तो सिविल इंजीनियर बन रहा है तो वो सीबीएसई बोर्ड का भी हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड का भी हो सकता है और स्टेट बोर्ड का भी हो सकता है। तो यदि ये सब का सिलेबस का लार्ज डिफरेंस रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं फ्यूचर में सब एक काम कर पाएगा? सबको तो इंजीनियर बनना है, क्लियर है ना, सबको डॉक्टर बनना है, इसलिए ऑलमोस्ट जो है 11th-12th का सिलेबस सेम रखा गया है, थोड़ा बहुत का फर्क रहता है। इसलिए चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें, जितना भी ये टिक करेंगे ना एकदम 100% गारंटी है कि उसके अंदर आपको 12th में पूछेगा, तो आप हर हाल में इसको रेडी कर जाइएगा। तो जितना भी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर पूछेगा, तो जितना हम टिक आउट करेंगे उसको हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा, क्लियर है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब फिजिक्स क्या होता है ये तो अभी पीछे जस्ट डिस्कस कर ही दिए कि इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ऐसे डिटेल से जो है फिजिक्स को हम लोग 11th में डिटेल से डिफाइन किए थे, 4-5 को डिफिनेशन बताए थे आपको। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ब्रांच है। अब देखिए फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और व्हाट इज फिजिक्स ये यदि आपको पता नहीं है तो ये आपका बैड लक है। और टीचर को फिजिक्स पढ़ाते वक्त जैसे 11th में आप लोग पढ़े होइएगा, उसको 4-5 तरह से उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कितना लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स डिटेल से बताते ही नहीं है, एक क्वेश्चन लिख, एक डिफिनेशन लिखे अब चलते बने। यार वैसे नहीं होता है, जितने तरह से बुक वाला लिखता है सब तरह से आपको जानना जरूरी है। और सबका जो है एक वर्ड का कंसेप्ट आपको यदि क्लियर हो जाएगा तो क्या उम्मीद करते हैं फिजिक्स आसान हो जाएगा कि नहीं? काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टेट बोर्ड वालों को इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है, तो आप मेरे क्लास में इंग्लिश का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। एक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपको भेजा में घुसा दूंगा, आपको इंग्लिश ही हिंदी जैसा फील होगा। तो जितना भी स्टेट बोर्ड का है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, जो भी है, उन लोगों का इंग्लिश काफी कमजोर होता है। तो देखते होइएगा कि वो लोग हिंदी में ही पढ़ना शुरू कर देता है। अरे यार ये पागलपन है कि नहीं? बहुत बड़ा पागलपन है। आप खुद सोचिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ टीचर लोग लेक्चर हिंदी में देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। तो आप इसको ध्यान रखिए कि बिना इंग्लिश का कहीं काम चलने वाला नहीं है, कहीं नहीं काम चलता है। ये यार इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये सब जगह आपको यूज आ जाएगी। तो बिना इंग्लिश के कहीं काम नहीं चलता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिंदी में उस तरह पढ़ करके अपना लाइफ बर्बाद नहीं करें। किसी को हिंदी में दिक्कत है तो आप मेरा लेक्चर देखिए, आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा। यदि किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तब तो इंग्लिश में यदि आपको दिक्कत है तो मेरा लेक्चर जरूर देखिए, आपको हिंदी जैसा ही फील होगा। यार ये पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको पढ़ा रहे हैं। यदि अच्छे से पढ़ाया जाए तो उसको इंग्लिश ही हिंदी जैसा फील होगा। आप देखिए, सामने देखने का चीज है, किसी कहने पर मत चलिए। और 11th में शुरू में ही बच्चा जब इंग्लिश से दूर भागता है तो उसको वेक्टर चैप्टर खत्म करते करते उसको भेजा में घुसा देते हैं। भेजा बोला जाए ना, माइंड में घुसा देते हैं। कैसे नहीं होगा? तो इंग्लिश से टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और आप लोग ये जो लोग गलती कर रहे हैं हिंदी में पढ़ करके, ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, बिना इंग्लिश से कहीं काम चलता है तो काहे को आप पीछे भाग रहे हैं?
आप जुड़िए ना मुझसे, आपको इंग्लिश ही हिंदी जैसा फील होगा। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ का मतलब होता है अध्ययन करना। विच डील्स विथ ऑल द फिनोमेना मतलब घटना, रिलेटेड टू a static charge, related to a static charge, related to a static charge is called electrostatics. It's called electrostatics. यानी स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जितना भी फिनोमेना होगा उसी का ये स्टडी करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो आपको हेडिंग से ही क्लियर पता चला कि इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट में है दोस्तों उसी का ये स्टडी करता है। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि बॉडी जो है कितने तरह का होता है। तो बॉडी सबसे पहले तो एक होगा न्यूट्रल बॉडी होगा। कौन सा बॉडी होगा, न्यूट्रल बॉडी। और दूसरा जो होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट में होगा उसी के बारे में ये चैप्टर डिटेल स्टडी करेगा। क्लियर है ना। यानी रेस्ट में जो चार्ज होगा उससे रिलेटेड जितना भी इवेंट्स होगा, फिनोमेनन होगा, उसी को ये क्या करता है, स्टडी करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड में होता है निगेटिवली चार्ज बॉडी। आपको इंग्लिश सुधारना है तो जितना ये हम लिख रहे हैं घर पे एकदम जाइए और पागल जैसा खूब 4-5 बार लिखिए, आपका मजबूत भी हो जाएगा फिजिक्स और साथ साथ आप इंग्लिश का डॉन भी बन जाइएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी उसको हम लोग बोलेंगे जिस पर नेट चार्ज का वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर है ना। यानी द बॉडी, ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है तो न्यूट्रल होगा। द बॉडी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ protons and electrons is called neutral body। यानी ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, सेम होता है, उसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल कहने का मतलब नेट चार्ज 0 होगा। जैसे में देखिएगा आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा
कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? जैसे सोडियम है तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो आप याद रखिएगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन नंबर। यानी कहने का मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो इसमें आप 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और 11 प्रोटॉन्स होगा। प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +1। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? -1। ये रिलेटिव चार्ज क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 11 + 11 माइनस, यानी इसमें आप देखिएगा तो 11 प्लस और 11 माइनस कट के 0 हो गया कि नहीं? 0 हो गया। इसलिए कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस पे नेट चार्ज क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। तो कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है ना? तो कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यहां से हम लोग को एक पॉइंट मिला। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने नीट और आईआईटी के लिए बोला था कि इसके लिए मेरा कोडिंग जो होता है सिंगल स्टार से लेकर के ये 5 स्टार तक वेरी करेगा। सिंगल स्टार से लेकर के 5 स्टार तक कोडिंग रहेगा। और जितना में सिंगल से 5 स्टार कोडिंग करेंगे, अब जाइएगा नीट और आईआईटी में ना, तो मैक्सिमम का लगभग लगेगा कि टोटल क्वेश्चन आउट हो गया। एकदम सब इसी से मिलता जुलता आपको वहाँ पर एग्जाम में मिलेगा। ये 100% आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको करके जाएंगे ना तो आपको लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया। यार केवल डिजिट चेंज होता है, सब सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो नीट और आईआईटी का भी टेंशन खत्म कर दिए। और 12th का तो कोडिंग मेरा रहेगा सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। जितना में मारेंगे ना एकदम फिक्स है इसके अंदर रहेगा 12th में। तो 12th एग्जाम का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कोई कितना भी गधा हो इसको यार नहीं कम से कम रेडी कर सकता है। इसको कर गया तो फिजिक्स में उसको क्रॉस नहीं लगेगा। और ये चीज कहीं नहीं किया जाता है। यदि किया जाता होगा ना तो आप जरूर हमको मैसेज कीजिएगा। कहीं नहीं किया जाता यार। उसको खुद नहीं पता है, टीचर को खुद नहीं पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो जब तक ये पता नहीं होगा तो कैसे आप उसको बता सकते हैं? तो जितना में हम टिक करेंगे ना उसके अंदर पूछेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको 12th का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी से आप आईआईटी और नेट का प्रिपरेशन कीजिए। जो स्टूडेंट आईआईटी का है वो आईआईटी का कीजिए, जो नीट का है नीट का कीजिए। हाँ, आईआईटी वाले जो है एडवांस के लिए उसके लिए एक अलग हम ईरोडोप का क्वेश्चन करवाते हैं। और ईरोडोप बोला जाता है कि पूरा मार्केट में जितना बुक है उससे सबसे टफ बुक है। लेकिन आपको मैं उसको बताऊंगा ना तो काफ़ी आसान दिखेगा, कोई टफनेस नहीं है। लोग बोल बोल करके उसको टफ बना दिया है। या टफ रहेगा तो ऊपर से आएगा पढ़ने, हम ही आप लोग ना पढ़िएगा। ये लोग टफ बना दिया, रियल में वैसा है नहीं। टफ क्या होगा? तो आईआईटी में एडवांस में अच्छा रैंक लाने के लिए उसको बनाना जरूरी है। और साथ में आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बैंक बनाना जरूरी है। तो चलिए इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूं। तो ये न्यूट्रल बॉडी किसको कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्या यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल। जितना भी एटम है सारा न्यूट्रल होता है। जैसे हो गया मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अरे यार कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इटीसी बहुत है। तो एटम्स जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो चलिए अब उम्मीद करता हूं कि आप न्यूट्रल बॉडी समझ गए होइएगा। तो न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब मैंने बताया एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट में होगा उससे रिलेटेड जितना भी फिजिकल फिनोमेनन होगा, जितना भी फिनोमेना होगा, उसी का स्टडी करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी ये फिजिक्स का ही ब्रांच है जो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उससे रिलेटेड जितना भी फिनोमेनन होता है उसी का स्टडी करता है। बॉडी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट न्यूट्रल बॉडी, सेकंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और थर्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब होगा, और न्यूट्रल बॉडी तो मैंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या इक्वल होगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। तो चलिए अब आगे आपको मैं दिखाने जा रहा हूं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसको तो हम लोग डिटेल से देख लिए। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम डिटेल से पढ़ते चलना है। आप मेरा थ्योरी के अलावा कोई बुक का थ्योरी मत पढ़िएगा, सबसे ज्यादा मेरा थ्योरी रहेगा। और क्वेश्चन दोस्तों किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। हाँ, कंडीशन है मेरा थ्योरी डिटेल से पढ़ने के बाद आप किसी भी दुनिया का क्वेश्चन बना सकते हैं किसी भी बुक से। हाँ, फिजिक्स का होना चाहिए, ये नहीं कि जाकर के हिस्ट्री का बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो मेरा थ्योरी और किसी भी बुक का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा यूरोडॉप का भी क्वेश्चन बनाएगा, धाए धाए बनेगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। स्पेशल हम लोग IIT एडवांस के लिए वो पढ़ाते हैं। आप लोग को ऑफलाइन ज्वाइन करने का यदि सुविधा है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपको ऑफलाइन यदि सुविधा है तो ऑफलाइन ज्वाइन जरूर कीजिए। और ऑफलाइन में और फिजिक्स का पूरा दुनिया आपको दिखा दूंगा। ये तो ऑनलाइन में ही आपको दुनिया दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में बात ही कुछ अलग रहेगा और दुनिया दिखा देंगे। और जितना हम पढ़ा देंगे ना, आप कहीं से ऑल ओवर इंडिया मैच करा सकते हैं। मेरा आगे रहेगा और हर हाल में आगे रहेगा। और जितना भी आप फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं सब जगह आपको याद रखने के ट्रिक्स बताते जाएंगे। यही मेन चीज होता है। यदि सब का हम याद रखने का ट्रिक्स बता दें तो क्या उम्मीद करते हैं आपको नहीं याद रहेगा कि 100% याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बस रेगुलर क्लास करते जाना है। सेकंड में हम लोग देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यार पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता क्या है, सबसे पहले ये आप देखिए। याद कैसे रखिएगा, P फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से तो निश्चित रूप से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। यानी द बॉडी हैविंग greater number of protons than electrons is called positively charged body.
चार्ज्ड बॉडी, यानी जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स से, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। देखिए डिफिनेशन एकदम स्टैंडर्ड बना करके रखना है, या ये भी नहीं कि ज्यादा लॉन्ग कर देना है। देखिए एग्जाम में आप जाइएगा ना तो फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ रहता है कि जितना पॉसिबल हो आप अपने लैंग्वेज में आंसर दें। तो अपने शब्द में आंसर देने कहने का मतलब क्या, भोजपुरी में लिखना है, मगही में लिखना है यार, ऐसा नहीं। ओन लैंग्वेज कहने का मतलब क्या, भोजपुरी में लिख दीजिएगा, कमाल है यार। ओन लैंग्वेज कहने का मतलब कि इंग्लिश ही लिखना है, लेकिन ओन लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज लिखिए ताकि सिंपल हो। वही लैंग्वेज आपको मैं यूज कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा मेरे ही लैंग्वेज पर आप लिखते लिखते प्रैक्टिस कीजिए, और यही एग्जाम में जाना है। और जितना में सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक करेंगे उसके अंदर ही पूछेगा। एग्जाम में जाना है केवल जाके फोटो स्टेट कर देना है। इतना बार लिखिए ना, फोटो स्टेट मतलब क्या, जाकर के चोरी करके छाप देना है यार, वैसा नहीं करना है। इतना बार लिखते लिखते उसको रेडी कर जाना है कि आप एग्जाम में एकदम जाइएगा तो बुलबुल यहां से निकलेगा, फटाफट आप लिखते जाइएगा। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इजी का मतलब एग्जाम्पल वही EX लिखिए या इजी लिखिए। जैसे सोडियम है, इसमें अभी मैंने देखा कि 11 इलेक्ट्रॉन्स था या 11 प्रोटॉन्स था। अब ये क्या किया है कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए रहिएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया। तो अब दोस्तों बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितना होगा, ये तो 11 ही होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो ये तो जाएगा नहीं। अब यहां पर देखिए 10 माइनस 11 क्या हो गया, प्लस। देखिए तो +1 आ गया। इसका मतलब कि एक प्लस इस पर चार्ज होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 1 है। क्लियर है ना? इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। क्लियर है? जिसके लास्ट में यूएम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। जिसके लास्ट में दोस्तों यूएम होगा वो जनरली मेटल होता है। एक्सेप्शन में आपका हीलियम है, वो क्या है, गैस है। जनरली बोला जाए मतलब कि ज्यादा चांसेस है आपका मेटल ही होगा। एक्सेप्शन में हीलियम है, वो गैस से होते हुए यूएम लगा हुआ है। बाकी सब में देखिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब में यूएम है कि नहीं लास्ट में, तो सब क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स पकड़ने का आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मैंने बताया, ऐसा आप कहीं नहीं सुने होइएगा लेकिन मैंने बता दिया। तो चलिए, आप ये क्या देख रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको बोला जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। क्लियर है ना? वही नेगेटिवली चार्ज बॉडी देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, कम होगा, तो वो दे देगा आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? अब चलिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है। थर्ड में नेगेटिवली चार्ज बॉडी,
the body having greater number of electrons than greater number of electrons than of a greater number of electrons than protons is called negatively charged body. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिवली चार्ज बॉडी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो। जैसे में देख लीजिए, जैसे क्लोरीन एटम है, ये क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 प्रोटॉन्स होगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अभी क्लियर है ना? तो अभी देखिए, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ये न्यूट्रल बॉडी हो, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना प्रोटॉन्स होता है, तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल बॉडी कहलाता है। अब देखिए Cl माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, और प्रोटॉन्स तो 17 ही होगा। प्रोटॉन्स कितना होगा? 17। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना हो गया? 18। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि 18 माइनस और 17 प्लस, निश्चित रूप से माइनस हो जाएगा। यही माइनस यहाँ पर आ गया, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर है? तो इसमें दोस्तों क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, और दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल बॉडी होगा। तो चलिए एक बार हम लोग रिमाइंड कर जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं? ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जो कोई भी चार्ज रेस्ट में है उससे रिलेटेड जितना भी फिनोमेनन होगा, यानी स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जितना भी फिनोमेनन होगा उसी का ये स्टडी करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है ना? इसमें हम लोग बॉडी का टाइप्स पढ़े। बॉडी कितने तरह का होता है? या तो यार न्यूट्रल बॉडी होगा, या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, या नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। और जिसमें प्रोटॉन्स ज्यादा, P फॉर प्रोटॉन्स, P फॉर पॉजिटिव, याद रखने का ट्रिक्स बता दिया, P फॉर प्रोटॉन्स, P फॉर पॉजिटिव। यानी जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन्स से ज्यादा हो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, या जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा तो निगेटिवली चार्ज बॉडी। बताइए कितना इंटरेस्टिंग है। लोग यार फिजिक्स को बोरिंग बना देता है। तो कहीं भी आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता है तो मेरे पास एक बार जरूर पढ़िए। आपको मैं फिजिक्स का दुनिया दिखा दूंगा क्या फिजिक्स होता है। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग वाला को भी डुबाता है, मेडिकल वाला को भी डुबाता है। फिजिक्स को सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इसको ढंग से पढ़िएगा ना तो ये सबसे आसान दिखेगा। इस बार भी देखिए जेईई मेंस वाला को फिजिक्स ही रूल आया है। फिजिक्स के क्वेश्चन ने स्टूडेंट को उलझाया, ये आप नीट पर देखे होंगे। और नीट वाला को तो जानबे करते हैं कि फिजिक्स ही सबसे टफ लगता है। तो यार उसको टफ इसलिए लग रहा है ना कि उसको रट्टा मार जाता है। हम देखिए तो कितना एकदम हंसते खेलते सब आपको ये समझाती है। तो
बॉडी न्यूट्रल होगा कब? जब दोनों बराबर होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होगा? जब प्रोटॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रोटॉन्स कम तो निगेटिवली चार्ज बॉडी। हो गया, खत्म कहानी। तो ठीक है दोस्तों, आज फर्स्ट क्लास था, तो चलिए कम ही पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास था। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत मज़ा आता है। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, एक बार मेरा पढ़ाई जरूर पढ़िए। आपको फिजिक्स का दुनिया, सारा फिजिक्स से आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लिए होइएगा।